नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत अहम विषय पर बात करना जरूरी है। इस देश में आपने कितनी बार सुना है, हम लेकर रहेंगे आजादी। तो लड़के लेंगे, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, तो जोर से बोलो, और मिलकर बोलो, तो ऊंचा बोलो। आजादी आजादी के नारे तो ऐसे गूंजे जैसे इस देश में आजादी हो ही ना, और वो भी तब जब हम उस देश में रहते हैं जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कोई मिडिल फिंगर दिखाता हुआ पोस्ट डाल देता है और वो तुरंत जेल नहीं जाता। उस पर अभी अवमानना का केस चलेगा और उसके बाद चीजें तय होंगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक देश के अलग अलग बड़े शख्सियतों को क्या कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन बावजूद इसके कई बार क्या ज्यादातर बार ऐसा होता है कि कोई जेल नहीं जाता। लेकिन इसी देश में जो आजादी लेकर रहेंगे इसका नारा लगाते हैं, यानी वामपंथी, उनकी जहां पर सरकार है यानी केरल में एक ऐसा कानून आया है जो आजादी देता नहीं है, आजादी छीनता है। ई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाई है, लेफ्ट की सरकार है वहां पर, और वो एक ऐसा अध्यादेश लाई है जिसके तहत अगर कोई ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला जाता है जिससे कोई आहत हो जाए, जिससे किसी को कोई परेशानी हो, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कोई नुकसान पहुंचता हो, तो उसे 5 साल की जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर कुछ डाल रहे हैं, ट्विटर पर कुछ लिख रहे हैं, और मैं ये कह दूं केरल में बैठकर कि मैं इस बात से आहत हूं या मेरी प्राइवेसी भंग होती है या मुझे नुकसान पहुंच रहा है, तो आप 5 साल के लिए जेल चले जाएंगे। इस देश में ट्विटर पर, फेसबुक पर कितनी गालियां पड़ती हैं, कितने मीम्स बनते हैं, क्या से क्या नहीं हो जाता। और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि चीफ जस्टिस के लिए क्या नहीं कह दिया गया। कोई तुरंत जेल नहीं गया। भले आप जो है वो कोर्ट में जाएं, केस रजिस्टर कराएं, उसको समझा जाता है कि भाई क्या ये वाकई ऐसा है भी या नहीं है, लेकिन केरल में उल्टी गंगा बह रही है। वहां पर आपको सीधे पहले जेल में डाल दिया जाएगा 5 साल के लिए, और उसके बाद अब आप लड़ते रहिए कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि इतना कुछ होने पर हंगामा नहीं हुआ इस देश में। सोचिए, यही कानून अगर नरेंद्र मोदी सरकार ले आती केंद्र में तो क्या से क्या हो गया होता। अवार्ड वापसी हो गई होती, हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता, काला कानून, देश में डर लगने लगता, आजादी लेकर रहेंगे इसके नारे लग रहे होते। पर अभी कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा वो आजादी वाला नारा जो कन्हैया कुमार लगाते रहते थे कि हम लेकर रहेंगे आजादी, उनके ट्विटर प्रोफाइल पर गया मैं देखने के लिए कि शायद उन्होंने कुछ लिखा हो, लेकिन कानून तो वामपंथी सरकार लाई है, तो कन्हैया कुमार चुप है, कोई ट्वीट उनका दिखा नहीं मुझे। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं केरल से, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं लिखा अभी तक। हालांकि कांग्रेस ने थोड़ा बहुत विरोध जताया क्योंकि वो वहां पर विपक्षी पार्टी है। अब आपको इस कानून के बारे में, इस अध्यादेश के बारे में थोड़ा बताता हूं, जिसे वहां के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि इसका मकसद है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अटैक को रोकना। इसलिए धारा 118A को इस अध्यादेश में शामिल कर लिया गया है। अब इस अध्यादेश के में इस धारा के शामिल होने से क्या होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी को धौंस दिखाई जाती है, अपमानित किया जाता है, बदनाम करने के इरादे से सामग्री डाली जाती है, तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। अब आप इस थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यह कानून केरल में है, सोचिए कि देश में आ गया है। अब आप सोचिए कि क्या आप किसी संजय राउत को 5 साल के लिए जेल में डाल देंगे कि वो किसी को हरामखोर कह देते हैं और बाद में उसे नॉटी की संज्ञा दे देते हैं कि हरामखोर का मतलब तो नॉटी होता है, और जिसको कहा गया वो कहे कि मैं आहत हूं और संजय राउत को 5 साल जेल में डालो, तो क्या होगा। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी, जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में माफी मांगी थी, वो मामला सोचिए, सीधे उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता कि उन्होंने गलत बयानी की। कितनी ऐसी रैलियां होती हैं जिसमें नेता बहुत कुछ बोलते हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर आजादी यही है ना कि आप किसी को कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कितनी गालियां दे दी जाती है, वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उठाकर सबको जेल में डाल दीजिएगा तो क्या होगा, और वो भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के नाम पर। और एक बात आपको और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में केरल के आईटी एक्ट के सेक्शन 66A और केरल पुलिस एक्ट के 118D
जो कि अभी जो अध्यादेश में धारा जोड़ी गई उससे मिलता जुलता था, उसे निरस्त कर दिया था, ये कहते हुए कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। और यही पी विजयन उस वक्त इसका साथ दे रहे थे। लेकिन आज वो खुद यही कानून ला रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं है, या ऐसे लोगों का जिक्र नहीं है जो इस तरीके का ट्रोलिंग करते हो या किसी को परेशान करते हो, या कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है। इसमें मास मीडिया का जिक्र कर दिया गया है साइबर बुलिंग की जगह। मास मीडिया का मतलब जो मीडिया संस्थान है, न्यूज चैनल्स हैं, वो भी इसके दायरे में आएंगे। और इसीलिए कई पत्रकार थोड़े बहुत जो वहां केरल में हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि आप क्या मीडिया पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। सोचिए, ये काम अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में कर दिया होता तो क्या हुआ होता। लेकिन ये केरल है और सरकार वामपंथियों की है। एक बात आपको और बताता हूं कि भारत में हम और आप अगर ट्विटर, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि कई बार ट्रोलिंग होती है, बुलिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्वे किया था 2012 में, जिसमें 25 कंट्रीज में सर्वे किया गया था, और जो साइबर बुलिंग होती है उसमें भारत तीसरे नंबर पर था। यहां पर यानी आप ये समझिए कि जो सबसे ज्यादा लोगों को बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है साइबर में, यानी ऑनलाइन, उसमें भारत तीसरे नंबर पर था। यहां संख्या इतनी ज्यादा है। और साइबर बुलिंग को लेकर लोग कितने जानकारी रखते हैं, इसका आंकड़ा देखिए कि 2018 के स्टैटिस्टिका के डेटा के मुताबिक भारत में सिर्फ 63% लोगों को पता है कि साइबर बुलिंग होती क्या है, उसमें क्या होता है। तब हम तीसरे नंबर पर, सोचिए सबको पता हो तो हम शायद नंबर 1 पर हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके सवाल यह है कि क्या यह रोकने का सही तरीका हो सकता है कि आप लोगों को उठा के जेल में डालना शुरू कर दें, और इसकी परिभाषा क्या होगी कि कौन सी बात जेल में डालने लायक है या नहीं है, कौन किस बात पर आहत हो सकता है, यह कैसे डिसाइड होगा। देखिए, इस देश में कानून पहले से है, कोई स्पष्ट कानून तो नहीं है कि आप किसको क्या कर सकते हैं अगर ऑनलाइन कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि सेक्शन 507 है आईपीसी की, जिसमें अगर आप कोई धमकी दे रहे हैं आपराधिक तरीके के, तो वो इस धारा के तहत आती है। सेक्शन 66E है आईटी एक्ट का, जो कि अगर आप जानबूझकर किसी की प्राइवेट पिक्चर्स को लीक करते हैं या उसको आप जानबूझकर सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं, तो ये धारा आप पर लग सकती है, आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। आईपीसी की 354A और 354D में भी सजा का प्रावधान है इस तरीके के काम पर। आपको मैं याद दिलाऊं कि वेस्ट बंगाल वर्सेस अनिमेश बॉक्सी का केस है, जिसमें कि जो अक्यूज था उसने किसी की प्राइवेट और अश्लील तस्वीरें उसके मोबाइल से लेकर और वो सार्वजनिक कर दी थी, और सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, यानी एक तरीके से ब्लैकमेलिंग की थी, और उसे सजा हुई इन्हीं धाराओं के तहत। तो सवाल यह है कि जब इस तरीके की धाराएं हैं तो केरल की सरकार को अलग से एक कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी, और उसमें पूरी मीडिया को शामिल करने की जरूरत क्या पड़ी। क्या आप मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई कुछ ना बोले, एक डर का माहौल बना रहे कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो कहीं जेल तो नहीं चले जाएंगे? ये कौन सा माहौल आप पैदा कर रहे हैं? वही माहौल जिसका प्रोपेगेंडा आपने 6 साल से तैयार किया है कि डर का माहौल है, डर का माहौल है इस देश में। उस डर के माहौल में तो नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और दूसरे बड़े नेताओं को, जिनको आप कहते हैं कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, क्या से क्या नहीं कहा गया। लेकिन केरल की सरकार जो कर रही है वो तो केंद्र में नहीं किया गया। हाँ, कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर आपको दिखता था कि यहां पर सीमाएं लांघ दी गई। यहां तो सीमा ही नहीं तय की गई है केरल में। क्या सीमा है, कैसे तय होगा? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बात हो रही है। कब बनाइएगा आप? कैसे बनाइएगा? कैसे तय कीजिएगा कि इसके दायरे में कौन आएगा, नहीं आएगा और कैसे आएगा? ऑनलाइन जो हो रहा है उसको लेकर परेशानी तो है, लेकिन उसका तरीका लोगों को जेल में डालना हो सकता है क्या? अभिव्यक्ति की आजादी का फिर मतलब क्या रहेगा? हम लोग पत्रकारों को कितनी गालियां पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ये कहें कि फलाने को उठाकर आप जेल में डाल दीजिए। हाँ, जहां धमकियां मिलती हैं, जहां सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं, जहां हमारे फोटोज को मॉर्फ किया जाता है, इस तरीके की कोई चीज होती है तो उसकी शिकायत की जाती है बाकायदा सबूत के साथ, और वो शिकायत जो अभी मौजूदा कानून है उनके तहत हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से कानून बनाया गया है किसी राज्य में। तो इस बात को समझना होगा कि केरल में जो हो रहा है वो इस देश की परंपरा के खिलाफ है। संविधान में जो मूल भावना है
आज़ादी की उसके खिलाफ है। और वामपंथी सोचिए कि उनका डबल स्टैंडर्ड किस हद का है कि अगर केरल की लेफ्ट सरकार अगर ये कर रही है तो कई लोग आंखें मूंदे बैठे हैं। थोड़ा बहुत विरोध दर्ज कराने के नाम पर कुछ लोग एक आध ट्वीट करके निकल लिए। अगर ये देश में हो रहा होता, केंद्र की सरकार ला रही होती, तो सड़कें भर गई होती, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स छप रहे होते, क्या से क्या नहीं हो गया होता। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार आपको समझना होगा कि इस देश में जो चीजें होती हैं क्या वो वाकई इसलिए होती हैं क्योंकि वामपंथ और उनका जो गुट है वो उसे गलत मानता है, या वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। आप सोचिए, जब आपको 6 साल से ये बातें परोसी जा रही थी इस देश में आजादी नहीं है, तो आज उस आजादी को गिनाने वाले, छीन के लाने वाले आज जो परोस रहे हैं वो क्या है? और वो तो 6 साल में नहीं था। तो फिर जो किया जा रहा है वो तो उस 6 साल से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। सोचिए अगर ये हर जगह हो जाए, आप क्या लिखेंगे? किसको लिखेंगे? कितना सोच कर लिखेंगे? केरल की सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि महिलाओं और बच्चों को आप प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन उस प्रोटेक्शन के नाम पर आप इस देश की जो मूल भावना है आजादी की, उसको प्रोटेक्ट करना मत भूल जाइए। आपकी इस प्रोटेक्शन के पीछे कोई एजेंडा है, ये लोगों को लग रहा है, तो इस पर आपको सोचना चाहिए और लोगों को जागना चाहिए कि इस देश में क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है और किस किस का डबल स्टैंडर्ड क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश के इसी तरीके के ज्वलंत मुद्दे जो राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं, आपसे और मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपसे बात करता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जुड़ता रहूंगा। नमस्कार।